आरून बासिल सुहेल, अबीर आसिम, अलीना अली खान, अलीशबा सिद्दीकी, आली आफ्ताब, आमना, अनमता तारिक, अनुषा इमरान, अंसलना फरीद, अरीबा, अरीबा नसीर, आयशा फैयाज, आयशा शाहिद, भूमिका, दिशा देवनानी, ईमान फातिमा, ईमान इकबाल, फलक फातिमा, फरिया इमरान, फरहीन वहीद, हानिया, हरीम, इस्माइल खान, कशफ कलीम, महा मोहसिन, माहीन, माहीन नाज, मारूख अहमद, मारूख भुट्टो, मनाइल शाहिद, मरियम रहमान, मारिश दुआ, 664 महक, 292 महक, महक रानी, महक तहसीन, मोहम्मद साइम एजाज, मुंतहा शाहिद, मुस्फिरा, नाइला जहूर, निगत आफ्ताब, नुमेरा, उवैस अली, पाकीज़ा मीरजादी, प्रगति, कुदसिया, प्रगति है नहीं है, कुदसिया मुनीर, रमना इरफान, रहमत इस्माइल, सलूनी, समरा तसव्वर, शिज़ा इनाम, सोहा खान, सैयदा अरीज फातिमा, सईदा आयशा सिद्दीकी, तहरीम वक्कार, युस्मा अमान खान, जैनब युस्मा, जैनब फातिमा, जुबैदा जोबिया, कहाँ कहाँ पे? ये तो किसी ने सेट नहीं करी हुई होगी ना। क्या मतलब? तो कैलेंडर गलत होगा ना। हाँ जी जी, क्या नाम है? अलाया। इसमें लगी हुई आपकी दोनों 3 अगस्त की।
देखें अब इस तरह तो मैं हर एक की नहीं चेक कर सकता, बड़ी माजरत के साथ। ये तो फिर लाइन लग जाएगी एक के बाद एक की। अब 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों के मैं यही काम करता रहूंगा। ये इसीलिए मैंने फर्स्ट डे से अनाउंसमेंट किए बार बार कि आप सेम डे में जिस दिन एब्सेंट हैं उसी दिन मुझे बताएं, मैसेज कर दें। मैंने तो मना नहीं करा, हुआ नंबर इसीलिए दिया हुआ है। टीचर तो नंबर भी नहीं देते अपना, वो सही है, फिर आपको फंसा के भी रखते हैं, बात को क्लियर भी नहीं करते। कर दें, अब लिख के मैं आगे उससे करेक्शन कराऊंगा। फिर अपनी गलती होने के बावजूद मुझे अगर आप सुनाएंगे तो मैं तो फिर टेढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं भी आगे बता दूंगा ये बच्चे सिर्फ तंग करने वाले हैं। भाई आपका जो एक्शन था ना वो मैंने गौर किया ना, जो अंदाज था कि आपने क्यों नहीं लगाई, ये चीज गलत थी। हालांकि मैंने तो लगाई भी है। देखो आपको खुद ही नहीं पता आप किस क्लास में प्रेजेंट है किस में एब्सेंट है, और ये आपको पता होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको पता होता है कि मैं उठ के गई भी थी, मैं नहीं थी, मैं फलाने मकसद से चली गई थी तो पीछे अटेंडेंस हो गई थी, लेकिन आप बताते नहीं है कि सर मैं चली गई थी, मेरी गलती थी, आप करेक्शन करना। आप बोलते नहीं आपने नहीं लगाई बस। अरे भाई मुझे थोड़ी याद रहता है कि फर्स्ट हाफ में ये बच्ची थी तो अब किधर है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं ये कलर वलर नहीं पहनता हूँ, ये तो घर वालों ने निकाल दिया था। मैं बस वाइट पसंद है। अटेंडेंस हाँ पहले लगा दें। फर्स्ट हाफ में लगाते रहिए। जी जी बस छोड़ें, आपको पता ही नहीं, आप पहले कंफर्म करें कि नहीं नहीं देखा, आप पहले देखा करें, बाद में नहीं देखा करें। आपने पहले कंफर्म मुझसे लड़ाई की है, फिर आप कह रही हैं कि मैं उस दिन नहीं इस दिन थी, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बाद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। अच्छा ये जो है ना, आप कोने पे जाके बैठ जाएं, आप गैप दे दें, वहाँ कोने पे बैठ जाएं। आप इनके बाद 2 सीटें छोड़ के बैठ जाएं। अब कोई बच्चा बात नहीं करे वरना मैं इनको दूर दूर बैठाऊंगा सबको। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोस्ट पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ये बात चल रही थी हमारी, जो मूवमेंट्स तहरीकें हुई पाकिस्तान की आज़ादी के दरमियान, यानी कि 2 नेशन थ्योरी के बाद। जी जी मैंने भेजी भी, आप वहाँ चली जाएं। अच्छा वहाँ बैठ जाएं, कोई मसला नहीं, वो कोने वाली भी सीट पे, आप इधर चली जाएं, 2 सीटें छोड़ के बैठ जाएं, एक और सीट इधर हो जाए। अच्छा तो जो 2 नेशन थ्योरी के बाद
इंडिपेंडेंसी जो आज़ादी के वास्ते जो एक सफ़र हुआ है उसमें जो हालात पेश आए हैं, जो भी तहरीकें मुनक़िद हुई मुसलमानों की तरफ से, ज़्यादा तहरीकें चली हैं मूवमेंट, हिंदू की जानिब से तो बहुत कम ऐसे तहरीकें थी, मूवमेंट्स थी जो चली हैं, तो उन्हीं का ही यहाँ पर ज़िक्र हो रहा था। और हम आ गए थे यहाँ तक के ऑब्जेक्टिव्स 24 जून टू 14 जुलाई 1945 जो इश्यूज़ यहाँ पर डिस्कस किए गए थे, जिन मसाइल पर बात की गई थी, और ये दो बड़ी जमातें सियासी पॉलिटिकली जो थी वो आपस में बैठी थी और इन इश्यूज़ पर वो बात कर रहे थे। शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, आपने सारा कुछ पीछे से समझ कर आए हैं। तो जिन इश्यूज़ पे बात की थी उसमें यहाँ पर तकरीबन 3-4 पॉइंट थे कि मुस्लिम अक्सरियती सूबे होने चाहिए, इसी तरह बरसग़ीर के मुस्तक़बिल की हुकूमत की एक ढांचा जो एक नौयत बनाई जानी चाहिए, इसी तरह जो है जितने भी हुकूक हैं तमाम माइनॉरिटी के मेजॉरिटी के वो उनको दिए जाने चाहिए, और इसी तरह वो अगर मेजॉरिटी के अंदर हैं या माइनॉरिटी में तो उनकी भी नुमाइंदगी जो है ना सियासत के अंदर होनी चाहिए। इन पॉइंट्स पर यहाँ पर डिस्कशन हुई, जो इश्यूज़ पर बात की गई वो ये सारे थे। प्रिंसली स्टेट जो है वो उस तरीके से बनाया जाए। चलें आगे, ये हम पढ़ चुके थे, मैंने ऐसे ही रिपीट कर दिया। चलें लास्ट वाली लड़की पढ़ लें। नज़र आ रहा है ना आपको? आप उठ जाएं वहाँ से, 20 से आगे आ जाएं। हाँ जल्दी से आ जाएं। चलें आप पढ़ें पढ़ें। जी, कॉन्फ्रेंस में जब शिरकत की दोनों जमातों ने, और वहाँ पर मुस्लिम रहनुमा भी अपनी जमात के साथ मुस्लिम लीग के साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के भी जो हिंदुओं के रहनुमा हैं, तो कांग्रेस जमात ने जो है ना शिरकत के दौरान कुदरती तौर पर इन्होंने एक ज़ात हिंदू होने की परछार ज़्यादा की, यानी कि मजहबी जो कार्ड जिसको कहा जाता है ना वो इस्तेमाल किया, और ऐसे ही बर्ताव करते हुए इन्होंने जो है ना बकिया चीज़ों से इनकार कर दिया वहाँ पर, और अपने सेकुलर कौम परस्त किरदार पर ही ज़ोर देते हुए उन्होंने किसी भी कम्युनिटी के नुमाइंदों के साथ मिलकर जुड़कर काम करने से बिल्कुल इन्होंने मना कर दिया कि हम चूँकि हिंदू ज़ात है और हिंदू पात के मानने वाले हैं, तो उस एतबार से हम तो किसी दूसरी कम्युनिटी के साथ मिलकर, कोई भी कास्ट हो हिंदू के अलावा, तो उनके साथ मिलकर हम काम नहीं कर सकते। इस चीज़ से उन्होंने क्या करा, वाज़े तौर पर इनकार कर दिया। इंक्लूडिंग मुस्लिम्स of whom Abul Kalam Azad and Abdul Ghaffar Khan presented themselves in Shimla in the capacities of the leaders and distinguished members respectively of the Congress delegation as the Congress nominees to the council.
बात समझ में आई? पहली बात कि कांग्रेस ने एज आ हिंदू ज़ात होते हुए उन्होंने इस बात से इनकार किया अटल कि हम तो किसी दूसरी कम्युनिटी या ज़ात वालों के साथ मिलकर, यानी कि यूँ समझ लें कि मजहबी एतबार से उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की। इसी तरह कांग्रेस कौंसिल जो हुई उसके अंदर कांग्रेस के जो नामज़द करदा अरकान थे, यानी कि जो नॉमिनिटीज़ थे, तो वो भी मुसलमान भी अगरचे उसमें शामिल थे, जिनमें अबुल कलाम थे और इसी तरह अब्दुल गफ्फार ख़ान थे। ये भी जो है ना वफ़द के रहनुमाओं में देखा जाए तो एक मुमताज़ रुकन की हैसियत रखते हैं दोनों लोग। और ये शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर इन्होंने भी शिरकत की है। ये भी बड़े देखा जाए तो ख़ास जो है ना इसमें रहनुमा थे शिरकत करने वाले। और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस मौक़िफ़ पर एतराज़ किया कि ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये एक मजहबी बात कर रहे हैं, जबकि बात तो देखा जाए तो सियासी प्लेटफॉर्म पर हो रही है और एक दूसरे का साथ देकर इन मसाइल को, जो एक सिविल नाफरमानियाँ इस कदर तेज़ी से बढ़ गई हैं, उसको भी कंट्रोल करने की बात है। और कौंसिल के तमाम मुसलमान अरकान के इंतखाब का मुकम्मल इख्तियार उन्होंने अपने पास रखने का दावा भी किया कांग्रेस ने। तो भाई फिर जो आप सालिसी को लेकर थर्ड पार्टी को बैठे हैं, जो ब्रिटिशर हैं, फिर इसी तरह जो मुसलमान रहनुमा हैं, तो उनके फिर यहाँ शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत करने का, उनके बड़े बड़े रहनुमाओं के आने का क्या फ़ायदा? मज़ीद ये कि लीग ने फ़िरका वाराना वीटो इख्तियार इस्तिरदाद का मुतालबा करते हुए तजवीज़ करदा कौंसल में सादा अक्सरियत के बजाय 2/3 अक्सरियत की भी शर्त रख दी। एक होता है कि नॉर्मल मेजॉरिटी अगर होगी तो उसके एतबार से वोटिंग होती है और 1/3 के एतबार से देखा जाता है फ़ैसला कर दिया जाता है। उन्होंने 2/3 के एतबार से इस तजवीज़ को माना कि नहीं भाई, जब 2/3 के एतबार से अगर जो है ना वोटिंग होगी तो फिर वो ठीक है, वरना अदरवाइज़ ठीक नहीं है। तो देखा जाए, गौर किया जाए, इस शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने तमाम अपने ही मुतालबात जो थे ना वही सामने रखे और वही मनवाए। उन्होंने कोई इसमें जो है ना रिलैक्सेशन नहीं दी, कोई लचक नहीं दी, कोई जो है मुसलमानों के मफाद की बात नहीं हो रही। इसी तरह देखा जाए तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो भी कुछ अंदर से देखा जाए तो हिंदुओं के साथ ही उनके साथ मिले हुए थे। बात समझ आ गई? ये इसके असल में नाकामी की बड़ी वजह थी। आगे चलें भाई। उनके साथ वाली बच्ची, हाँ, अब ये जो नाकामी हुई ना शिमला कॉन्फ्रेंस की, जिसका असल मकसद क्या था कि जो उस वक्त सिविल नाफरमानियाँ हो रही थी और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा एहतजाज हो रहे थे और मुसलमान बिलखुसूस देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तहरीकों में आगे बढ़े हुए नज़र आ रहे थे, हत्ता कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट तहरीक में भी वो बहुत आगे बढ़ चुके थे। तो इस सब के बाद जो है ना ये शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई थी और इसका असल मकसद यही था कि मिल बैठकर गठजोड़ के साथ इन मसाइल को जो है ना हल किया जाए। लेकिन वो मसाइल अपनी जगह पर ही बरकरार रहे, मज़ीद वो बढ़े। उसकी वजह क्या थी कि जिन इश्यूज़ पर बात की गई, डिस्कशन हुई, वही तमाम इश्यूज़ ऐसे थे कि जिनमें मुसलमानों के मफादात नहीं थे, मुसलमानों के राइट्स नहीं थे। जिस बुनियाद पर ये मसाइल खड़े हुए थे उन्हीं को ही जब आप नहीं हल कर रहे थे और उन पर आप बात ही नहीं करना चाह रहे थे, कांग्रेस की तरफ से भी ये ज़ोर था, दबाव था और ब्रिटिशर्स भी उनके साथ खड़े हुए थे और उनके हक़ में, उनके मफादात में जो है ना डिसीजन लेते थे, फ़ैसले करते थे। चुनाचे देखा जाए तो असल जो नुकसान था वो सिर्फ मुसलमानों का था। लिहाजा शिमला कॉन्फ्रेंस इस बुनियाद पर नाकाम हुई और इसकी नाकामी फिर और ज़्यादा बड़ी वजह बनी और मुसलमानों को इससे फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि जब तक लड़ाई जो है ना आम तौर पे बढ़ती नहीं है ना तो किसी डिसीजन पे पहुंचा नहीं जाता। जब तक जो है ना बात बढ़ेगी नहीं तो कोई मसला हल नहीं होगा।
ये बड़ी वजह बनी जब नाकामी हुई शिमला कॉन्फ्रेंस की, तो मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान बिलखुसूस और थर्ड पार्टी कांग्रेस वो जो थे ब्रिटिशर, तो मुसलमानों के मफाद में इस चीज़ ने फ़ायदा दिया। फिर जब ये लड़ाई बहुत ज़्यादा गहरी हो गई दोनों जमातों के दरमियान, तो फिर ये आगे के मज़ीद पेशकदमी का ज़रिया बना शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामी। बात यहाँ तक समझ आई? आसान उर्दू अल्फाजों में मैंने आपको समझाया है। अगर कोई बात नहीं समझ आई तो बताओ। पूछ लूँ मैं किसी से भी खड़ा करके? हाँ जी, तुम बताओ, तुम्हें क्या समझ में आया? खड़े होके बताओ। हाँ, इन शॉर्ट बताओ, ये इसका क्या वो निकला, आउटकम्स क्या हुआ? ऊपर करूं स्लाइड्स? देखो यहाँ से हमने चलो पढ़ा है ना, इससे ऊपर बात हो रही थी शिमला कॉन्फ्रेंस की। ये जो है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, ये इसका बैकग्राउंड था। बहुत ज़्यादा सिविल नाफरमानियाँ हो रही थी मुसलमानों की तरफ से एहतजाजन। किस बुनियाद पर हो रही थी? कि मुसलमानों को उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, मुसलमानों के साथ हर प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो रही थी। ये वजूहात थी कि मुसलमान फिर सड़कों पे निकल आए। हाँ चलें। यानी कि 1/3 जो नॉर्मली इलेक्शन का तरीका प्रोसीजर होता है ना, नॉर्मली जो होता है आम तौर पे, उसी के मुताबिक ही जो है ना फैसला किया जाए। लेकिन हिंदुओं ने उस यानी कांग्रेस ने, हम हिंदू बोल रहे हैं, कांग्रेस जमात ने, उस वक्त तो बेसिकली जमात थी ना इनकी कांग्रेस, सियासी जमात, उसने ये कहा था कि नहीं, 2/3 के हिसाब से जो है ना डिसीजन लिया जाए। चलें बैठ जाएं। हाँ जी, आप खड़ी हो, बताएं आपको क्या समझ आए? नहीं, आप बहुत देर की आई हैं, अभी थोड़ी आई हैं, काफ़ी देर की आई हैं। आप खड़ी हो जाएं, इनको खड़ा कर दें। हाँ जी, समझदार आप, समझाएं क्या है, क्या नहीं पता आपको? जो नहीं पता वो बताओ। ये इधर आ जाओ यहाँ पे। ये शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी, इसकी वजह क्या थी, बेसिक रीज़न? आ जाएं, आ जाएं। ये हमारी क्लास के जी, स्लाइड दिखाऊं? ये वाली या ऊपर और इधर? क्यों हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस और उसमें क्या हुआ था? खड़े होके सही से पूरा बताओ, जितना चलो आपको आता है उतना बताओ। अंग्रेज़ों को ये परेशानी लाइक हुई। हाँ, आप बताओगी? रीजन और सब कॉन्टिनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कह रही हो, सेपरेशन के लिए?
पीछे लेकर जाऊं भाई? ये तो इश्यूज थे जो डिस्कस किए गए शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो उसका ऑब्जेक्टिव था, जिन इश्यूज पे बात की गई। असल तो अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये शिमला कॉन्फ्रेंस क्यों मुनक्किद हुई थी, तो उसका आउटकम्स ये, इससे पिछला वाला भी आप पढ़ लेना, जो आपस के लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हो गए थे बड़ी तेज़ी से, और मुसलमानों की तरफ से जो पिछली तहरीकें चल रही थी, टू नेशन थ्योरी की, सेपरेशन की, फिर ह्यूमन राइट्स की, अपने राइट्स की बात कर रहे थे मुसलमान। फिर इसी तरह सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमान जहाँ मेजॉरिटी के अंदर थे, वहाँ पर अपनी नशिस्तों की बातें कर रहे थे, सियासत में अमल दखल की बातें कर रहे थे। ये सारे जो वो बातें थी ना, तो आखिरकार वो आकर जो है ना, जिन्ना और गांधी ये दोनों भी बैठ गए, दोनों जमातों के बड़े, और इन्होंने भी जब सलूशन निकाला आखिर के भाई जो है ना, सेपरेशन तो करनी पड़ेगी, मुसलमान अपने राइट्स पर हैं, कानूनी एतबार से भी जितने कवानीन ये बात कहते हैं ना। ये बेटा आप मोबाइल बंद करें, मैंने कितनी दफ़ा पूछा है ना, कोई भी नहीं समझा रहा, मैं इसीलिए अब बार बार समझा रहा हूँ, और इधर इसलिए रुक गया हूँ ताकि आप लोग समझाएं। हाँ, इसके बाद आपसे पूछूंगा, बैग आगे से हटाएं, गौर से सुने ये सारी बातें, बैग हटाएं सारे, और मोबाइल यूज़ ना करें। हाँ, तो असल जो यहाँ पर सही बताया बिल्कुल इन्होंने तकरीबन माशाल्लाह। तो जो शिमला कॉन्फ्रेंस की जो नौबत पेश आई थी, वो इस आखिरी बात पर आई थी कि जब जिन्ना और गांधी भी बैठ गए और इन्होंने आपस के मुज़ाकरात करे, तो उसमें असल जो मसला था वो यही था कि जिन्ना साहब कह रहे थे कि भाई टू नेशन थ्योरी जो है ना, ये सेपरेट लैंड मुसलमानों को चाहिए होगा, ये करना पड़ेगा, दुनिया के तमाम कवानीन के मुताबिक ये कंप्लीट नेशन है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। गांधी ने इस चीज़ से आखिर में इनकार कर दिया था। तो बस ये फिर ज़रिया बनी जब कायद-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया कि भाई ये तो मानने को तैयार नहीं है, गांधी ने तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया इस चीज़ को। तो वो फिर मसला बढ़ा, और इस कदर बढ़ा कि ये जो तहरीकें थीं वो इस कदर तेज़ हो गई मुसलमानों की, और जिसके नतीजे में जो सिविल नाफरमानियाँ होती हैं ना, यानी कि जो माशरे के अंदर एक, अब आप बाहर निकलें तो आपको सुकून फ़िज़ा नज़र आएगी, कोई झगड़ा नहीं, कोई जो है ना किसी किस्म का एहतजाज नहीं हो रहा, कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही, कोई मसाइल नहीं है। लेकिन उस वक्त आप निकलें तो एकदम जो है ना आपको एक हुजूम नज़र आएगा, और जी बाकायदा जो है ना कहीं आग लग रही है, कहीं तोड़ फोड़ हो रही है, कहीं क्या हो रहा है। ज़ाहिर है जब आप वहीं के रहने वाले मकीनों को राइट्स नहीं देंगे तो प्रोटेस्ट करेंगे वो, ठीक है ना, बाहर निकलेंगे और यही करेंगे सब। तो ये उधर हर जगह पे ये सारा काम शुरू हो गया था, जिसकी बुनियाद पर इसको जब ब्रिटिशर्स ने बड़े गौर से देख लिया और वो इस बात को समझ गए कि भाई ये तो एक बड़ी खाना जंगी जो है ना हो सकता है शुरू हो जाए, यानी कि आपस की लड़ाई शुरू हो जाए, क्योंकि यही चीज़ें ज़रिया बनती हैं इनकलाब आने का भी, जिसमें लाखों लोगों की जानें भी जाती हैं। कौन बच्चा है जो यहाँ मुझे बता सकता है ये बात कि पाकिस्तान बनने में कितने लोगों की जानें गई थी? किसी एक को पता है, खड़ा होकर बताएं। चलो आज देख लेते हैं ना, आपको बड़ा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान के नगमे आपको सारे आते हैं,
और माशाल्लाह जो है सारी जो सेलिब्रेशन करना आती है, सब कुछ आता है आपको। ये पता है कितने लोग मरे थे? किसको पता है? 70,000 तो बहुत कम बात कर रही हैं आप। 70,000 नहीं मरे थे जो सिर्फ पाकिस्तान के बनने की तहरीक में मारे गए। वालेकुम मरे इन तक जो यानी कि जान से ही गए। टोटल एक काउंटिंग है, बाकायदा स्टेट्स हैं इसके। लेकिन यही तो हमारा मसला है कि हम इसको समझते हैं सेलिब्रेशन डे है। ये सेलिब्रेशन डे नहीं है। हम ये समझते हैं इंडिपेंडेंसी डे है, ये आज़ादी का दिन। मुसलमान की आज़ादी तो मौत पर है। आँख बंद हुई, अगर आपने अल्लाह को खुश किया था तो आप आज़ाद हैं, नहीं किया था तो अब आप तो गए ग़ुलामी में। आप जहन्नुम में ग़ुलामी है, क्योंकि उधर तो अपनी मर्ज़ी से थोड़ी चल सकता है इंसान। हाँ, किसको पता है बताएं भाई। ये तुम दोनों सबसे ज़्यादा बातें कर रही हो, लग रहा है तुम्हें बड़ी बातें पता है। खड़े हो जाओ दोनों, बताओ कितने लोग मरे थे? हाँ 1,000। 1,000 या 5,000? 4। 5,000 से ज़्यादा तो 50 लाख भी है, 5 करोड़ भी है। हाँ, 5,000 से ज़्यादा और 10,000 से कम। देखा, इतने से लोग मरे और इतना बड़ा जो है ना पाकिस्तान, इतनी बड़ी सरजमीन जो है हासिल हो गई। इतनी तो वो औरतें नहीं थी जिनकी इज्जतें उस वक्त लुटी, अल्लाह माफ़ करे। 1 लाख से ज़्यादा तो वो औरतें थी जिनके मुताल्लिक आता है कि बाज़ों के तो भाइयों ने उन्हें कुओं में धक्का दे दिया था, मर गई थी। बाज़ खुद ऐसी थीं जो पहाड़ों पे चढ़ के उन्होंने छलांगे मार दी थी। उन्होंने कहा जान चली जाए लेकिन ये ना हो। फिर कितनी ट्रेनें ऐसी थीं जो लाशों से भरी हुई आती थी। एक ट्रेन में ही तो 1,000 से ज़्यादा तो लोग होते थे, एक ट्रेन में जो मरे हुए होते थे, सारे लाशों पे लाशें। एक साहब ने खुद वाक़या सुनाया कि जान बचाने के लिए वो भागे, कई दिनों से भाग रहे थे और उन ज़ाहिर मौत का एक डर खौफ होता है इंसान को, जब तो वो अपनी जान बचाते। कई दिनों से कहते मैं रात में जो है ना सिर्फ सफ़र करता था, दिन में तो छुप के रहता था। ये अब बंद हो जाए, ये हाथ में ना आया मोबाइल। किसी का मैंने मोबाइल देखा हाथ में, मैं कार्ड लूँगा निकाल दूँगा बाहर फ़ौरन, अब उसको अगली बात नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं रात में जो है ना सिर्फ भागता था, सफ़र करता था, दिन में छुप जाता था। और फिर उनको जब भिनक हो गई तो सिख थे वो फ़ौज में, वो भी शामिल थे, तो वो मेरे पीछे दौड़े, मैं भागा, आखिर आगे जो है ना एक दरिया आ गया। अब पीछे फ़ौज थी। अब वो फ़ौजी क्या कर रहे हैं कि ज़ाहिर है वो इन्होंने सोचा भाई मौत कौन सी बेहतर है, बेटा अब आप जो है ना वहाँ चली जाओ, उस वाली रो में ना, वो तीसरी सीट पर आप, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये फ़ैसला किया, डिसीजन लिया कि भाई पानी की मौत सिखों के हाथों से मरने से ज़्यादा बेहतर कि मैं पानी में डूब के मर जाऊँ। चुनाचे कहते मैंने जल्दी से एक बड़ी लकड़ी पड़ी हुई थी तो वो मैंने उठाई और ऐसे जो है ना फंसा ली और मैंने दरिया में छलांग मार दी। कहते जैसी मैंने छलांग मारी, जो मैंने मंज़र देखा ना वो अजीब था कि दरिया लाशों से भरा हुआ था। मैं तो क्या डूबता, मैं तो लाशों के ऊपर था, पानी तो नीचे था, लाशें ऊपर थी। मैंने तो लकड़ी इसलिए ली थी ना, तेज़ी में बंदा करता है ना सारे काम जान बचाने के, लकड़ी तो इसलिए ली थी कि शायद मैं चलो दरिया में भी बच जाऊं, एक लकड़ी तो होगी कम से कम पास। तो वो कहते हैं मैंने जब छलांग मारी तो लाशों के ऊपर मैं गिरा हूँ और लाशें ही लाशें थीं, बिल्कुल तैर रही थी। ये तो बात कर रही है ना 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 लोग मरे थे। 6 लाख लोग मरे थे पाकिस्तान के बनने में। कितने? 6 लाख लोग, यानी कि ये सिर्फ पाकिस्तान के बनने में इनकी शहादत हुई है बस। 1 लाख वो औरतें जो अपनी इज्जतों से गईं,
और कई हज़ारों की तादाद में, जिसकी गिनती नहीं पता, वो औरतें हैं जिन्होंने कुओं में छलांगे मार के अपनी जानें बचाई, गोया जान देकर जान बचाई। और कितने ऐसे थे उनके भाइयों ने खुद अपने यानी कि बहनों को मारा अपने हाथों से। कितनी माएँ ऐसी थी उन्होंने अपने बच्चों के खुद गले घोटे, खुद सांस दबा के, ताकि वो आवाज़ ना निकल जाए और फ़ौज को पता न चले अब आप उठ जाएं यहाँ से, वो उधर जाके फ़र्स्ट रो में बैठ जाए, जल्दी से जल्दी करें, टाइम वेस्ट ना करें। तो कितने माएँ ऐसी थी कि उन्होंने अपने दूध पीते बच्चों के गले दबा के उन्हें कत्ल किया, सिर्फ़ किस वजह से? ताकि हम जो 2026 के AIFD के मुसलमान हैं ना, ये क्या करें भाई, डांस करें, सेलिब्रेशन करें, डिस्को करें और जो है सेलिब्रेशन करें, आज़ाद केक काटें, इसलिए उन्होंने जाने दी। कल को वो मेकअप करके निकलनी, अल्लाह माफ़ कर। CVO पे अगर मैं तो आज तक गया ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन जो सुना है, जो कोई वीडियोस आ जाती हैं उस पर देखा जो है, तो एक अजीब तमाशा लगा हुआ है, जैसे पता नहीं इनको किसी ने प्लेट में रख के लकीर खींच के पाकिस्तान बना के दे दिया। 6 लाख लोग जिस दिन शहीद हो जाए और 1 लाख औरतों की इस्मत दरी हो जाए और कई हज़ारों जिनकी तादाद नहीं पता कि उन्होंने अपनी जानें कैसे दे दी बेचारियों ने बचने के लिए, और अपने लगते जिगर जितनी माओं ने अपने हाथों से गले घोट दिए पाकिस्तान बनने के लिए, आप उस दिन ये तमाशे कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर हम भी उसमें शामिल हैं तो डूब मरना चाहिए शर्म से, क्योंकि ये औरतें और ये लोग जो कितने, अच्छा ये तो वो हैं, इसके अलावा जो तादाद है ना उलमा की, कहते हैं कि तकरीबन 1 लाख मौलवियों को तो दरख्तों पे लटकाया था फांसियां दे के, वो इसके अलावा है 1 लाख उलमा को। क्यों कि ये वो लोग थे कि जो तहरीकें चला रहे थे, उठा रहे थे, आवाम को खड़ा कर रहे थे अपने जो है ना हुकूक हासिल करने के लिए, कि देखो तुम्हारे राइट्स हैं, इल्म सिखाने के लिए, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए। इन्होंने उस वक्त कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बना दी मौलवियों ने। इन्होंने तो इसका मतलब फिर अच्छा नहीं करा कि अगर आज आकर इस नौजवान ने नस्लें बदलते बदलते ऐसा बनना था तो ये तो बहुत गलत हो गया। फिर अगर नस्ल ने बिगड़ ही जाना था, ये तो उन्होंने सुधारने के लिए बनाया था, सब मौलवियों ने ही किया था। ये आप ना समझिएगा कि डॉक्टरों ने और उस वक्त इंजीनियर होते थे उन्होंने ये कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ और ये पढ़ाई के मराकज़ बनाए थे, ऐसा नहीं है। ये बुनियाद ही आपकी जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों की है, स्कूलों की है, ये मौलवियों के हाथों की बुनियादें सारी, और उस वक्त की हैं जब अंग्रेज़ काबिज़ था, उस वक्त उन्होंने बना के और देखें करके दिखा दिया, इल्म और तालीम सिखला के, शऊर दे के। जब ये जहन जागा तो मुसलमान नौजवान ही होते थे जो सियासत के अंदर जिन्होंने छलांगे मारी हैं और सीखा है सारी सियासत को, सारा इल्म पढ़ा, अंग्रेज़ी बोलना सीखे। वरना लोग तो हमारे भी आबा व अजदाद जो है इसको हराम समझते थे कि अंग्रेज़ी बोलना, अगर कोई लफ्ज़ गलती से कोई बोल लेता तो कुल्ली करता था वो कि मेरा मुंह गंदा हो गया। इस कदर इसको गुनाह और बुरा समझते थे। लेकिन मौलवी तो थे जिन्होंने फतवे दिए और कहा कि भाई ये तो सीखना फ़र्ज़ है, इसको सीखे बगैर आप अंग्रेज़ का मुकाबला कर ही नहीं सकते। तो हम जिस दिन इस कदर ऐसी कुर्बानियाँ दी गई हैं, उस दिन अगर हम ये तमाशे करते हैं ना, तो यकीन करें ये बहुत बड़ा गुनाह है, ख़तरनाक गुनाह है। इस दिन पाकिस्तान में ही, बल्कि आपके कराची में ही, ये जो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े मदारिस हैं, आप वहाँ जाएं आपको पता चलेगा ये क्या करते हैं उस दिन। उससे एक दिन पहले से अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान के कई ख़त्म करते हैं। इस दफ़ा का भी मैं आपको बता देता हूँ, अनगिनत तादाद में कुरान माशाल्लाह इन्होंने 13 अगस्त को जो शुरू करे ना, शाम को पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद से सारी रात कुरान ख़त्म करें सुबह तक, अनगिनत तादाद में, कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी थी, उसका शुक्राना है, उसका शुक्र ऐसे अदा किया जाए। फिर फजर पढ़ के इन्होंने जो है ना, फिर उसके बाद ज़िक्र अस्कार के और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद भेजने के लाखों नजराने पेश कर पढ़कर,
फिर जो इनकी सुबह की पढ़ाई होती है वो हुई 14 अगस्त के दिन, यानी कि इनके असबाक हुए, क्लास हुई। फिर ज़ोहर ये है कि आधा दिन इनको हाफ डे जो है ना छुट्टी दी गई, वो भी इस मकसद के लिए कि जी बाकायदा वो 14 अगस्त का जो प्रोग्राम है ना, रूहानी प्रोग्राम, वो होगा जिसके अंदर कुरान तिलावत हो रही है, जिसके अंदर नज़में और नाते और वो परेड हो रही है, फिर फ्लैग जो है वो। और हमारी तरह ये नहीं जी डिस्को लगाए और नाच रहे हैं और गा रहे हैं और जी दम फुलझड़ियाँ चल रही हैं और गुनाह के काम हो रहे हैं। जिस दिन यानी कि इतने लोग शहीद हो गए, उस दिन आप ये कर रहे हैं, केक काट रहे हैं जी। तो ये है सेलिब्रेशन असल। फिर वो जी अल्लाह रसूल की और ये जो नेमत मिली हमें पाकिस्तान, इस पर जो है ना वो बात होती है, बयान होता है बाकायदा, उसको इंसान सुनता है तो उसको पता चलता है कि वाकई हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानियाँ दी हैं। ये कोई मजाक खेल नहीं है, हम इस नेमत की नाशुक्री कर रहे हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। और जब इंसान नाशुक्री करता है ना, तो अल्लाह ने कुरान में बिल्कुल क्लियर कट बताए कि जब बंदा मेरी नेमत की नाशुक्री करता है तो मैं उससे नेमत छीनना क्या, नेमत तो छिनती छिनती है उससे, उल्टा उसको मैं ऐसे अजाब में डालता हूँ ना, जो मेरा सख्त तरीन अजाब होता है उसमें डाल देता हूँ। आज देख लें हम वाकई जो बेचारे गरीब हैं वो तो किस अजाब में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। महंगाई का अजाब अलग है, दीगर मसाइल के अजाबात अलग हैं, कोई सहूलत कुछ नहीं। तो ये सब हमारा जो हमने इस नेमत की नाशुक्री की है ना, उसका नतीजा। ये मुल्क हमने कतन इसलिए हासिल नहीं किया था कि हम अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी यहाँ गुजारेंगे। हमने अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी की ज़िंदगी के नाम पर यह मुल्क हासिल किया। अगर आपको ये मकसद नहीं पता तो आज सुन लें आप और अपनी ज़िंदगी को ठीक करें। ये जो हम अभी इस वक्त जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, ये जन्नत में जाने वाली ज़िंदगी नहीं है, ये जहन्नुम में सीधा ले जाने वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो हालात हम देख रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, ये जिस्म मेरा थोड़ी है, ये मेरा होता तो फिर देखें मैं भी पता नहीं क्या क्या करता, फिर तो इंशाअल्लाह हम आपसे 10 गुना आगे होते, 10 हाथ आगे होते आपसे। जो चीज़ें आप सोच नहीं सकते वो हम करते, हम उधर से उधर गए ही नहीं, हम पीछे ही रहे भाई। ये हमारा है ही नहीं, एक चीज़ आपकी है ही नहीं तो आप क्या उससे, जब एक चीज़ आपकी नहीं है तो हम उसी के ऊपर जो है ना लगे हुए। जैसे ये मेरा जिस्म है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं तो ये अपने जिस्म जो है ना इसका ओनर नहीं हूँ भाई, मैं इसका मालिक नहीं हूँ। मैं सिर्फ, मुझे अल्लाह ने ये अमानतन दिया, अल्लाह ने जैसा अमानत दी है वैसी वापस लेगा। अगर मैंने इसको और जैसा कि हम कर रहे हैं ख़राब, और ख़राब करके वापस करोगे तो अल्लाह इसको फिर ठीक करेंगे। और ठीक करने का अल्लाह का निज़ाम क्या है, जहन्नुम है। वो जहन्नुम अल्लाह ने बनाई इसीलिए कि अल्लाह इसको वापस ठीक करेंगे। फिर ये इस काबिल होगा, उसमें करोड़ों साल गुजरेंगे, अरबों साल गुजरेंगे, कुछ नहीं पता। फिर जाकर ये जब ठीक होगा तो ये इस काबिल होगा कि ये जन्नत में जा सके, वरना अदरवाइज़ ये जन्नत में जाने के काबिल हमने खुद नहीं छोड़ा। वरना अल्लाह ने तो बचपन में जब हमें दिया तो बिल्कुल इस काबिल है, गुनाह से पाक है, तमाम 2 नंबरियों से और दोगलेपनों से और मुनाफिकत से पाक है हमारा जिस्म, दिल, जब बचपन में बच्चा पैदा होता है। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ये जो अभी आए हैं और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं ना, मोबाइल बिल्कुल हमने स्ट्रिक्टली बैन कर दिए, बिल्कुल मना हो गया। आज के बाद कोई मोबाइल क्लास में नहीं, किसी क्लास में भी नज़र ना आए, क्योंकि आप लोग का दिमाग जो है ना फिर मोबाइल के अंदर चला गया। फिर यहाँ पे हम 10 दफ़ा एक चीज़ बताते हैं वो समझ ही नहीं आती, बोलते हैं पता नहीं ये शिमला कॉन्फ्रेंस शायद सेपरेशन के लिए बैठे थे, आपस में डिसाइड करने कितना आपका हिस्सा होगा कितना हमारा होगा। ऐसे ऐसे माशाल्लाह समझदार बच्चे। तो शिमला कॉन्फ्रेंस क्या था, मैंने आपको सारा समझा दिया कि ये तो समझ लें कि जो है ना फिर ब्रिटिशर्स को खुद मजबूर होकर ये कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी।
कि भाई ये मसला जो है ना हल किया जाए। बात समझ आ रही है? हाँ, क्या था शिमला कॉन्फ्रेंस, पता है आपको क्या था? बताएं। क्या था शिमला कॉन्फ्रेंस, बताओ। अभी तो आपने कहा हाँ मुझे पता है। पता ही नहीं पता है, ये बताओ। आप कौन समझा सकता है खड़े होके अच्छे से बेहतरीन अंदाज में? ये कौन है ऐसे स्टूडेंट, बताएं। ये प्रगति से साथ वाली जो है ना, आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, शाबाश। आइंदा ग्रुप बना के कोई नहीं बैठेगा, आगे आके बैठे आप। सलूनी नाम है ना इसका, क्या है? हाँ, क्या नाम है आपका? सलूनी ना? हाँ चलो आ गया। ग्रुप बना के बैठ जाते हैं, वही अपनी क्लास चलती रहती है 2 घंटे। हाँ जी, कौन समझा सकता है? आप समझा सकती हैं, इसको उठाओ। शिमला कॉन्फ्रेंस क्या था, बताओ। वो जिसने बहुत अच्छी तकरीर की थी, वो कहाँ मैंने बिठाया उसको? वो बैठी हुई। हाँ तुम खड़ी हो जाओ, शाबाश, चलो आप खड़ी हो जाए। मरियम ना? अलिशबा? उस दिन तुमने मरियम नाम बताया था, आज अलिशबा। अच्छा खड़ी हो। मैंने पूछा था, वो नंबरिंग करने के लिए मैंने पूछा था आपसे नाम। मैं मरियम को नंबर दे दिया, आपने मरियम बताया, उस दिन गलती से बता दिया था। अलिशबा पूरा नाम क्या है? चलो इस पे टेक लगाना है, अलिशबा सिद्दीकी। ग्रुप पे किसका नंबर है? ग्रुप प्रेजेंटेशन। इस तरह शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई थी। सही। अच्छा, ये हमारे ग्रुप्स हो गए थे 7 ग्रुप भी सारे एब्सेंट थे। हाँ, ग्रुप नंबर 5 नहीं, सब अब इसी पोजीशन पे रहेंगे आइंदा। ग्रुप नंबर 5 के पार्टिसिपेंट्स कौन है, वो आ जाएं। माहीन नाज, समरा तसव्वर, आमना कामरान। चलें इसको बंद कर लें, अपनी पीपीटी ओपन कर लें। तो तुम लोग वहाँ से भी आगे पीछे से भी बातें कर रहे हो तो फ़ायदा क्या? और दूर बैठाऊँ? एक ही क्लास है पूरी यूनिवर्सिटी में, यही वाली बस, तो इसलिए बातें करने का मौका नहीं मिलता। नहीं, बिल्कुल मना कर दिया उन्होंने, बोले दूर दूर बैठाएं सबको, एक को मशरिक में एक को मगरिब में, दूर दूर बैठाएं ताकि बात ही ना करें, क्लास के अलावा बात करें।
सही डिसीजन है ना भाई ये नहीं दिख रहा, अभी खुलेगा तो दिखेगा ना। अरे भाई सैनमा थोड़ी खोलना, क्या हो गया तुम लोग, इधर तो नहीं है ना कोई। वालेकुम सलाम। यहाँ पे फेयर और डिस्क्रिमिनेशन की बात इसलिए यहाँ पे मेंशन की गई है क्योंकि डर मुसलमानों में पिछले के ज़माने में देखा जाए तो जब ब्रिटिशर्स का ज़माना था या हिंदुज़म और मुसलमान जो थे वो जब एक थे तो मुसलमानों पे इतना जुल्म किया जाता था कि एक तो उनको मजदूरी पे लगाया जाता था लाइक ईच एंड एवरी टाइम जो मतलब इस तरीके से होता था कि इतना हर काम जो है वो मुसलमानों के सर पे होता, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे तो इंडियंस को भी नहीं बख्शा गया। दूसरी चीज़ ये कि जो है उनको इस तरीके से होता था कि खाने को नहीं मिलता था, मजदूरी करते रहते थे। तो जब आपके ऊपर इस हिसाब का डर आपको अपनी अगली ज़िंदगी का पता ना हो कि आप अगले दिन में जिंदा होंगे या नहीं जिंदा होंगे, कभी भी उनका मूड होता था इंडियंस का हिंदूज का कि वो जो है बस मार देते थे। आजकल के ज़माने में अभी भी हम लोग कितना देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कि भाई यहाँ इस वाला जगह पे मतलब इंडिया में इस वाला जगह पे मुसलमान मिल गया तो भाई इसको मार दो, कोई मुसलमान फैमिली में भी इसको मार दो। यहाँ पे सिर्फ एक ये चीज़ होती है कि रिपोर्टर्स तक ये बोलते हैं कि भाई आप मुसलमान हैं, आप ये बोले जय श्री राम, ठीक है। इन्हीं को हम बोलेंगे यार आप कलमा पढ़ो तो वो नहीं पढ़ते। इस तरह की इस हिसाब की जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन हिसाब का फेयर यहाँ पे फिर से मैं फेयर की बात में आऊँगा तो इतना इस हिसाब का मुसलमानों में डर था कि अगर मैं भी ये सोचूँ ना कि मैं अगर पिछले ही ज़माने में होती मुझे इतना डर होता कि मैं अपने इस्लाम के बारे में सीख ही ना पाती, क्योंकि मेरे दिमाग में होता कि यार मैं अपनी फैमिली को अगले दिन कैसे खिलाऊंगी बनाऊँ, मैं अगले दिन जिंदा रहूंगी तो फिर मैं खिला बनाऊंगी ना। और तो मुसलमान औरतों की आज भी देखा जाए तो कुछ जगहों पे जो है वो कुछ जगहों पे इज्जत वगैरह नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ याद होती है हमारे इस्लाम, देखा जाए ना इस्लाम ऐसा मजहब है, इस्लाम बहुत सकून का मजहब है। इस्लाम इतना सकून का मजहब है कि हम पे 50 नमाजों का कह दिया गया, ठीक है। फिर हमारी 50 नमाजों से ये हुआ कि भाई मुसलमानों में 5 नमाजें पढ़ ली जाए। आज मैं हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझसे 5 नमाजें नहीं की जाती, इवन कि मैं इशा की पढ़ लूँ तो मुझसे फजर छूट जाएगा। अगर मेरे ऊपर 50 नमाजें नाज़िल होती तो मैं क्या करती, मैं किस हिसाब से 50 नमाजों को पूरा करती। तो इस्लाम में हर एक इंडिविजुअल्स को राइट दिया गया है, ठीक है, चाहे वो औरत हो मर्द हो, इवन कि अगर रिलीजियस भी अगर डिफरेंस हो तो उसमें कोई मसला नहीं है। जब कायदे आजम जब ये सब अलग हुआ था पाकिस्तान और इंडिया जब अलग हुआ तो कायदे आजम ने पहली स्पीच में क्या बोला था, चाहे इंसान क्रिश्चियन हो, चाहे इंसान मुस्लिम हो, चाहे इंसान जो है वो हिंदू हो, ठीक है, हर किसी इंडिविजुअल की इज्जत करनी है, सही है। हर इंसान जो है वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, सुकून से रह सकता है। आज यूनिवर्सिटी में भी हमारे यहाँ कितने हमारे अपने दोस्त हैं कि जो कि हिंदू हैं, ठीक है, वो अपनी होली मना रहे होते हैं, वो अपनी हर चीज़ मना रहे हैं, हो गया अगर क्लास में कोई है समझी, ठीक है, आप लोग अपनी होलियाँ मना रहे होते हैं माशाल्लाह, कि आप लोग जो है वो आपका अपने मंदिर होते हैं, आप हर चीज़ करते हैं, क्योंकि मेरा अपनी दोस्त है तो मैं देखती हूँ कि यार कितना खुला कितना सुकून है यहाँ। यही चीज़ अगर आप इंडिया में देख लें तो फिर ये होता है कि भाई अच्छा आप मुसलमान हो अलग से ही ट्रीट करते हैं। नो डाउट इंडिया में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे मुस्लिम जो है वो अपने सुकून से रह रहे हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा है कि भाई नहीं करते कुछ भी, मतलब कोई ये नहीं होता कि जो है मुसलमान है ये चीज़ नहीं देखते, अगर मुसलमान है जो भी है तो आखिर में इंसान ही हो, ठीक है। तो हमारा इस्लाम बात हो जाती है कि बहुत सुकून बहुत तहम्मुल वाला मौसम। दूसरी चीज़ हमारी आती है कि हमारे बेसिक राइट्स जो मेरी दूसरी साइड है उसमें मेरा इतना कुछ नहीं, लेकिन मेरा जो सारा जोर था वो ये था कि डर और
खौफ में, इन सारी चीज़ों में। दूसरी जो मेरी स्लाइड आती है उसमें ये आता है कि भाई मुसलमानों को ये होना चाहिए कि भाई वो अपनी एजुकेशन अपने हिसाब से लें। उनको जिस हिसाब की अपनी एजुकेशन लेंगे, उनके पास एजुकेशनल राइट्स होने चाहिए। वो अपने ईद उल फितर मनाए, जब उसे ईद उल अज़हा मनाए, ठीक है। इन सारी चीज़ों की वजह से जो है ना, ये जो हमारे सारे राइट्स हैं, जो हमारी ईदें हैं, ये सब है, इनके इंडिया में ये भी मनाना कोई आसान नहीं होगा। गाय ज़िबा करना, ये सब करना नहीं होता आसान। बाकी बस my name is Manu. And I'm here to talk about the challenges faced by Muslims. तो आज भी बहुत सारे मुस्लिम्स को इस्लामोफोबिया और हेट को फेस करना पड़ता है। इस्लामोफोबिया का मतलब है मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट या फेयर। तो आज भी बहुत सारे मुस्लिम्स को वर्क प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में, स्कूल्स में अपने रिलीजन की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसका और कभी कभार हैरेसमेंट, वायलेंस और हेट स्पीच वगैरह मिलती है। तो रिलीजन को साइड पे रखते हुए हर इंसान को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि उनको हेल्थ केयर सर्विसेज में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। स्लाइड में देखिए कि किस तरह से मुस्लिम राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें और स्कूल्स में या मतलब स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बच्चों को सिखाना चाहिए कि किस तरह दूसरे रिलीजन को भी उनके साथ मतलब एडजस्ट करें और उनके दूसरों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करें। जस्ट अगर हम दूसरे रिलीजन के साथ मिलकर रहेंगे तो वही एक पीसफुल कम्युनिटी बन सकती है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब हमारे इस्लाम में हमारे हम लोग चाहिए कि हम दूसरों की मोरल्स, रिलीजियस और वैल्यूज़ को मतलब समझें। या ये ना करें कि उनके साथ भेदभाव ना करें। कि मतलब ये होता है ना कि अभी उस सबना ने ये बात बोली कि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो लोगों को बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। मतलब यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, सब कोई इक्वल नज़रिए से देखा जाता है, सबके साथ एक इक्वली बर्ताव किया जाता है, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होता। तो इसका ये कि हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए और मतलब और उनकी चीज़ों को भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो इस माशरे में रह सके। अगर क्योंकि हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर इनको मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा होता है, बट इन पाकिस्तान हम उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनकी चीज़ों को भी रिस्पेक्ट करते हैं। और ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का भी, हमारा काम ही नहीं है, गवर्नमेंट का भी काम है। ये गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ को हमारा साथ बनाया और लोगों को भी चाहिए कि उस चीज़ को और प्रमोट करें ताकि ये सारे प्रॉब्लम्स ना आए। और इसका कंक्लूजन यही है कि अगर हम सबकी चीज़ों को रिस्पेक्ट करेंगे, हर रिलीजन की चीज़ों को रिस्पेक्ट करेंगे और उनकी ईद और उनके मॉरल्स और उनके रिलीजन को रिस्पेक्ट करेंगे तो हम एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं। That's it. फर्स्ट स्लाइड पे आने वो जो इसका नाम क्या है? समरा जी। सेकंड स्लाइड को लेते हैं, राइट टू एजुकेशन का बेसिक राइट्स। उधर जो ये बता रही थी क्लियर सच है हिजाब, रिलीजियस प्योरिटी सच है हिजाब, यानी कि आपका कहने का मतलब ये था कि असल आज़ादी यही है कि अपने आप को छुपाना, हिजाब पाना, या स्लाइड में जैसे लिखा हुआ है। लेकिन आप बिल्कुल उलट नजर आ रही है। मैं बिल्कुल उलट नजर आ रही सर। ये देखें, बात तो सारी ये है कि उलट की बात नहीं है। तो आपकी असल बात तो है सर, असल में बात ये कि इंसान नहीं, एक सेकंड मेरा माइंड कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। बात सारी ये
वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। इंसान की अपनी सीरत भी होती है। अब ना तो आपको पता है कि मैंने जन्नत में जाना, ना ये चीज़ मुझे पता है कि मैंने जन्नत में जाना है, लेकिन ये क्या होता है, जो अखलाक होता है ना इंसान का सर, कि कभी घर में मेहमान आ रहे हैं तो आप उनके साथ कैसे पेश आ रहे हैं, सही है। कभी आपके दोस्त बन रहे हैं तो आप किसकी मुसीबत में पेश आ रहे हैं, किसकी मुसीबत में पेश नहीं आ रहे। मुझे जहाँ तक कि अपना अंदाज़ा ना सर, तो मुझे अपना इखलाक अपना ज़्यादा भरोसा है कि मेरा इखलाक ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक कि मेरे कपड़ों की बात है सर, ये तो हर किसी की अपनी मर्जी होती है कि वो किस तरीके से जाए, किस तरीके से ना जाए, लेकिन आपकी बात अपनी तरीके से दुरुस्त करके मैं मुसलमान हूँ जो बुरखा वगैरह सब पहने हैं। इवन के कुछ जैसे मैं बाजार वगैरह में भी जाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि सर मैं पहनती ही हूँ, मैं रात नहीं पहनती, लेकिन मैं घर की सबसे छोटी हूँ तो मुझे हमेशा से पैंट शर्ट इन सारी चीज़ों में रखा गया। इवन तो मेरी बड़ी बहनें बुरखा वगैरह ही पहनती, मैं सिर्फ घर के छोटे होते ना जिनको ऐसे ही छोड़ देती, तो मैं उनमें से हूँ कि मैं मुझे ऐसे ही छोड़ दिया, मैंने बोला चलो भाई मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन चले फिर मैं आपके लिए कर सकती हूँ, मैं सर देखिए मुझे ये तो पता था कि आप मुझे पकड़ेंगे, मैं भी बैठती रही थी, लेकिन मैं आपके लिए कर सकती हूँ सर, मैं रोज बुरखा पहन कर आ जाऊँ। अगर आप मेरे लिए ये करते कि आप मुझे पूरे नंबर डील कर देते, मैं बुरखा पहन कर आऊंगी सर, मेरा मसला नहीं है। आप मुझे स्टार बोलेंगे, आप मुझे बोलेंगे बगैर मेकअप का, मैं हर तरीके से मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन सर आप मेरे साथ डील करें कि आप नंबर इक्वल देंगे और मैं बुरखा पहनूंगी, इस चीज़ की डीलिंग करते थे सर। सबके सामने तो नहीं देखो अब कोई मुझे बता दे अगर गलत हो जाए, अगर आप ऐसे नहीं तो मैं एडजस्टमेंट कर लिया। सर करप्शन का जमाना है सर, चाहे स्लाइड जितनी भी दे दे हमने कि हमें ये नहीं करना वो नहीं करना, सबको पता है करप्शन का जमाना है। अब आप मुझे बता दें कि आप अगर ये ठीक लग रहा है देखो असल में वो है ना से वो तो करप्शन, हाँ तो से तो है ना उसमें, आपने तो से कर दिया सर, कितना ही सही करते हैं, जब सही करते कभी सिंधी आ जाते हैं अपना कराने, जब सही करेंगे बलूची आ जाएंगे। असल में वो देखो सेंटेंस में से नो यानी कि बोलना नहीं है टू करप्शन, करप्शन के बारे में मतलब करना है अब आप सबको बता दिए सर ने तो तुम्हें बोला नहीं कि सबके सामने नंबर दे, अब ये मुझसे कर लीजिए, मैं तैयार, मैं बताऊं मैं पापा पहनने के लिए तैयार नहीं हो जाऊंगी, मैं हो जाऊं, आप मुझे नहीं हो कि आप पहन कर आ जाओ, ये लोग फिर समझेंगे ये मेरी डील हो नहीं तो ये भी हो सकता है कि हमें डील के इसके दिल में आ जाए। देखो अच्छा मैं अब कुछ बातें क्लियर करता हूँ, आप जो बैठना चाहें ठीक है बैठ। ये तो मैंने खुद जानबूझ के सवाल किया ना, मैंने कोई इस पे एतराज करा कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने। हम कभी भी इस्लाम हमें सिखाते ही नहीं है ये चीज़ का। कोई कैसा भी अमल कर रहा है हमारा इस्लाम को, बल्कि जो लोग चरस पी रहे होते हैं, शराब पी रहे होते हैं, उनको भी हम अल्लाह के रास्ते में ले जाते हैं। वो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, वो सारे नशे भी छोड़ देते हैं, खुद अपने शौक से मोहब्बत से नमाज भी पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन अपने मोहब्बत से करते हैं, माहौल देखकर, क्योंकि इस्लाम जो है ये वाकई मोहब्बत का दीन है। ये मोहब्बत से इंसान को खेल के लाता है, कभी भी सख्ती नहीं करता। बल्कि हत्ता कि जब एक अजमी शख्स आया था, देहाती था, अनपढ़, हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आया, मस्जिद नबवी में आप अलैहिस्सलाम बैठे थे, उसने आकर इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कलमा पढ़ लिया उसने, फिर उठकर जाने लगा तो उसको ना मतलब बोल आ गया, पेशाब आ गया, तो मस्जिद के ही उसने शहर में जाके कर दिया। तो सहाबा एकदम दौड़ने लगे इसको रोके, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। फिर उसके बाद जब वो फारिग हो गया, आप अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया, बड़ी मोहब्बत से समझाया कि देखो हर इंसान चाहते हैं कि अपना घर साफ सुथरा रखे, ये भी अल्लाह का घर है। तो वो शख्स देहाती अनपढ़ का जाहिल का बड़ा खुश हुआ,
कि इन्होंने देखो मुझे डांटा नहीं, बड़े मोहब्बत से समझाया, बड़े प्यार से। फिर वो थोड़ी देर बैठा, जाने लगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने देखा उसके सफर था और उसके पास सवारी नहीं थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको एक जानवर ऊँट जो है ना हदिया दे दिया, तोहफा गिफ्ट कर दिया कि भाई ताकि तुम्हें जाने में भी आसानी हो, मैं ये ले जाऊँ। तो वो शख्स देहाती बड़ा जो है ना खुश हो गया आप अलैहिस्सलाम की इस अमल को देखकर, और उसने अपने जब गाँव देहात में पहुंचा तो उधर जाके उसने चीखना शुरू कर दिया, सबको जमा कर दिया। तो लोग कहने लगे कभी आपने ऐसे चीखे लगा के कभी किसी को जमा नहीं करा, आज खैरियत से क्या हो गया? तो उसने बताया कि मैं आज एक ऐसे इंसान से मिल के आया हूँ कि देखो जिसके इतने जबरदस्त आली अखलाकी मोहब्बत के साथ उन्होंने मुझे कितना देखो दीन कितना हो। तो कहते हैं कि 300 से ज्यादा उसके गांव के लोग नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये हमारे जो दीन है ना इस्लाम है, ये हमें हमेशा मौका सिखाता है। इन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही कि वाकई जो है ना मुसलमान कभी भी पहल नहीं करता, बल्कि आप हैरान होंगे जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की सेपरेशन से भी पहले जब अलैदी के जो है ना मूवमेंट्स तहरीकें चल रही थी कि भाई हमें अलहदा होना है, हमें अपना सेपरेट लैंड चाहिए, मुसलमानों का ये एक डिमांड थी। तब भी मुसलमानों ने जो अपने पॉइंट्स बनाए थे ना कि अगर हमें सेपरेट लैंड मिल जाएगा तो हम किन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, एक कानून होता है। उस कानून में एक पॉइंट ये भी था कि अगर हम अलहदा हो जाते हैं ना तब हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात रखेंगे, फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो उसमें भारत का भी नाम था कि हम इंडिया जो भारत होगा ना हमारा, जिससे हम अलहदा हो रहे हैं जबकि, तो उस मुल्क के साथ भी हम अपना क्या करेंगे, अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, दोस्ताना। और वाकई पाकिस्तान ने सेपरेट होने के बाद ये करके भी दिखाया कि पाकिस्तान ने कभी भी भारत के साथ सब पहले लड़ाई में कभी भी पहल नहीं करी, हमेशा अपने ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश की। हाँ ये अलग बात है कि अगर उनकी जानिब से मसाइल खड़े हुए हैं, कोई हालात ऐसे पेश आए हैं तो पाकिस्तान ने फिर उसका मुकाबला किया मजबूरी के तहत, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने हमेशा उनके लिए बाहें फैला के रखा है ऐसे हिंदुस्तान के लिए। ये आपस की मैं आपको बताऊं हमारी आवाम की कोई लड़ाई नहीं, ये सिर्फ एक सियासी तरीके होते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए ये एक आपके सामने जो है ना जाल बुन के पेश किया जाता है कि जैसे पाकिस्तान इंडिया की बड़ी वॉर है, बड़ी लड़ाई है, हालांकि कुछ भी नहीं। ना कोई हिंदू मुसलमान को बुरा समझता है, ना कोई मुसलमान हिंदू को बुरा समझता है। ये दोनों ही आपस में जो अवाम है ना वो कोई किसी को बुरा नहीं समझता। उसकी वजह ये है कि आप देखें तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद है, बड़े माइनॉरिटी में है, लेकिन हिंदुओं की रहती है। ना आप किसी हिंदू से यहाँ पूछे वो भाई आपको कोई परेशानी है, मसला है, बोलेगा कुछ नहीं। हिंदू छोड़े सिखों को पूछ ले, वो कहते हैं भाई पाकिस्तान में तो जितना हमारे लिए आसानियां की है इतना तो हिंदुस्तान में भी नहीं करते, और काश के हम पाकिस्तान के साथ ही जुड़ जाते, वो तो ये भी कहते हैं उधर हमें इतनी आसानियां नहीं। लेकिन इसी तरह आप हाँ चंद जगहों पर जो है ना अपने मफादात के लिए जरूर इस तरीके के हालात पैदा किए जाते हैं कि जिससे ऐसा जाहिर हो जाए और उसको बड़ा दिखाया भी जाता है कि जी देखो ये मुसलमानों की मस्जिद गिरा दी, और जी ये देखो इधर हिंदुओं का मंदिर पे इन्होंने क्या कर दिया, ये हो गया वो हो गया। ये सिर्फ ऐसे ही जो है ना अपने मफादात के लिए सब किया जा रहा है, वरना इस पर तो सोशल एक्सपेरिमेंट जो आप कहते हैं ना वो बहुत सारे मुसलमानों ने पाकिस्तान में भी किए हैं और वहाँ पर भी किए हैं, हिंदुओं ने भी करे। तो हमेशा ऐसा ही हुआ है कि उस एक्सपेरिमेंट में कभी ये साबित नहीं हुआ कि वो जी पाकिस्तान से नफरत करते हैं या पाकिस्तान हिंदुस्तान वालों से नफरत करते हैं, ऐसा कभी नहीं। बल्कि अजीब बात ये है कि भारत के अंदर भी बाज़ बड़ी बड़ी नशिस्तें ऐसी हैं जिस पर मुसलमान मौजूद हैं, अगरचे आप जानते हैं कि वो सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं,
काम के नहीं होते तभी उनको बड़ी नसीब से मिल भी जाती। और हिंदू इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना हमारे अपने माशाल्लाह वो मुसलमान को नुकसान पहुंचा रहे होते। लेकिन फिर भी कभी गलती से उनके दिल से दीन इस्लाम की कोई ना कोई अच्छी बात निकल ही आती, क्योंकि ये फितरत होती है। जो बात ये बच्ची कर रही थी कि एक आलिम दीन बताते में अमेरिका में किसी मॉल में था, खरीदारी करना था, थोड़ी देर बैठ गया कुछ ऐसा, तो एक नौजवान लड़की उसने 30 साल की थोड़ी भागती भी आई और उसका ड्रेस भी जो है ना अंग्रेजों वाला इस तरह का ही था, और उसने आगे बढ़े उससे जो है ना अस्सलाम वालेकुम करा। और आलिम साहब उनके साथ एक आध कोई और मुसलमान भी थे। तो ये बड़े हैरान हुए, इन्होंने बोला बेटा आप कौन है, क्या बात है ऐसी है? कहने लगी मैं बड़े अरसे से इधर हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, अपना साथ साथ थोड़ा जॉब भी कर लेती हूँ कमाने के लिए, तो मुझे कितना अरसा हो गया कोई मुसलमान ही नहीं नजर आया था। आप नजर आए, जुब्बा शुब्बा पहने हुए, दाढ़ी वाड़ी है, टोपी है, तो मुझे बड़ा अंदर से शौक हुआ कि मैं आके सलाम दूं। भाई इतने अरसे बाद एक कोई मुसलमान देखी, तो उन्होंने भी सर पे हाथ फेरा, कहा अल्लाह आपका भला करे, तो बेटा आप फिर इस लिबास में क्यों? तो वो कहने लगी कि मेरे वालिद जो के मुसलमान है, लेकिन मैं इस्लाम से बहुत दूर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता, ना कुरान पढ़ना आता है, ना दीन का कुछ पता है, और यहाँ मजबूर है इसी लिबास में रहना। तो उन्होंने वहाँ जो मुस्लिम उनकी कम्युनिटीज होती हैं जो उधर उनसे रब्ता करा, उन्होंने कहा भाई ये संभाले, थोड़ा ख्याल करो, ये तो जरूरी है ना। तो ये मैं जो असल बात बता रहा हूँ कि ये दिल के अंदर एक मोहब्बत होती है मुसलमान के लिए, चाहे कुछ भी हो। ये यहाँ तो हमें इतनी महसूस नहीं होती है, लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह चले जाए ना जिधर आपको फिर कोई मुसलमान ही ना मिले, कोई मुसलमान नजर ही ना आए, फिर आपको 2 दिन में पता चल जाएगा कि मुसलमान की क्या हैसियत है और क्या इज्जत है, क्या मोहब्बत। ये उधर जाके पता चल जाता है, इंसान को अंदाजा हो जाता है। तो बहरहाल ये बच्ची चली गई है, हम उसी की उसने फिर भी बहरहाल अच्छी बात करी, और हमने भी उससे जो सवाल करा वो इसीलिए करा कि ताकि वो इसकी वजाहत भी करे, ये भी पता लग रहा है। तो वो तो कह रही है भाई मैं तो दिल में तो मेरे है सारा कुछ, लेकिन फिर ये आपकी मोहब्बत पर ही होता है। मुसलमान के अंदर से मोहब्बत होती है तो वो अमल करता है, वही सबसे ज्यादा मजबूत अमल होता है। मुसलमान कभी भी किसी लालच में नहीं, ना कभी हमने आज तक तारीख में कोई एक वाक्य ऐसा है कि इस्लाम में दाखिल होने के लिए किसी ने आपको मजबूर करा या कहा भाई मैं आपको पूरे नंबर देता हूँ आप मुसलमान आप इस्लाम कबूल करें, ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई किसी किस्म की हमारे यहाँ लालच नहीं। उसकी वजह ये कि दीन इस्लाम बरहक दीन है, इससे जुड़ने वाला कामयाब हो जाएगा, इसको किसी से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। इस्लाम पूरी दुनिया में एक इंसान भी कबूल ना करे तो भी इस्लाम को जर्रा कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह को कोई जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता। अगर सारी दुनिया कुफर में चली जाए ना, काफिर बन जाए, तो अल्लाह पे को थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। अल्लाह वही ऐसी तो जात है कि उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ जाए तो वो अल्लाह कैसे हो, वो खुदा कैसे हो? यही तो खुदा की खासियत है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी दुनिया भले कुफर में चली, कोई उसको मानने वाला नहीं, तब भी अल्लाह की कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बड़ा जमाना तो आप देखें तो जमाने का सबसे बड़ा जमाना तो वही है कि जब कोई भी नहीं था, अल्लाह ही था बस। ये तो अल्लाह ने कहते हैं कि सब कुछ देखने के लिए जो है ना दुनिया बनाई, जन्नत दोजख बनाई, इंसान पैदा किया, उसका मुखालिफ दुश्मन पैदा करा, ये सब अल्लाह ने चेक करने के लिए बनाया। ये सारा देखे तो सही, एक अकल देते हैं इंसान को, समझ बूझ देते हैं, और फिर देखते हैं, चेक करते हैं कि ये इंसान करता क्या है, ये इंसान सारे क्या करते हैं। वरना बड़ा जमाना ऐसे ही गुजरा कि कोई भी नहीं था, अल्लाह ही था बस। तो उसको अल्लाह को कौन सी अपनी तारीफ की मोहताजगी थी कि मेरी कोई तारीफ करे, सना करे, मुझसे कोई गिड़गिड़ाए मांगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बात समझ आ गई? तो बहरहाल कौन है गुरु? आ जाए बेटा, क्या नाम है?
कश्मीर भी सर अच्छा वो इन्हें दूसरी क्लास किया तीन है डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयर ट्रीटमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, ये ऐसी चीज़ें को प्रिवेंट करके कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो इसीलिए कि obviously everyone know what is discrimination. हमारी सोसाइटी में प्योर डिस्क्रिमिनेशन है, स्पेशली अगर अभी आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बैठे हैं तो मैं आपको इन्हीं इंस्टीट्यूट की मिसाल दूंगी कि डिस्क्रिमिनेट कैसे होते हैं और डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है, कि इस तरीके से होती है। Discrimination means treating someone unfairly because of who they are. एक हम क्लास से डिस्क्रिमिनेट करते हैं सोसाइटी में, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है, ये हायर क्लास है, ये एलीट क्लास है। तो अभी ऑब्वियसली हमारे कराची में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उनके नाम हैं, उनकी एजुकेशन अच्छी है, हम वहाँ जाना चाहते हैं, राइट। लेकिन आपको ये आप सबको पता होगा कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, हमें पता है वो कहाँ से आ रहा है, वो क्या है। एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि पुअर क्लास है, जो लोअर क्लास से बिलोंग करता है, और उस स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड वाले को थ्रू सोर्स, थ्रू कॉन्टेक्ट, थ्रू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा विदाउट एनी टेस्ट। लेकिन जो लोअर क्लास है वो टेस्ट पे देते हैं, उसका देगा, लेकिन उसको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट ऐसी है, उसका बैकग्राउंड है, उसकी कॉन्टेक्ट, लेकिन उसका कुछ नहीं मिलेगा। तो वो जितनी भी स्ट्रगल करे उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, राइट। दूसरी चीज ये है, जो we have seen students, we have seen people with different disabilities, जो who cannot walk, who cannot talk, उनको भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। जो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होते हैं उनको अलग से सिखाया जाता है, जो नॉर्मल होते हैं उनको अलग से सिखाया जाता है, जो डिफरेंट एबिलिटी होती है उनको अलग से सिखाया जाता है। इंस्टीट्यूट में आजकल होता है, we have seen that, right। इसके अलावा we have obviously if now we have third heading, equality in education. Equality in education, every student deserves a safe, respectful learning environment. Schools can promote inclusion by preventing bullying and discrimination. Accessible learning resources can help students with different needs, fair opportunities in education can improve futures and social economic participation. As I told you guys before, education सिर्फ बहुत सेफ और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, सबको हर किसी के फेयर चांस मिले, हर स्टूडेंट, राइट। एंड यस दैट्स इट। Education should give everyone a fair opportunity to learn and succeed. When people receive a good education, they have better chance of getting jobs and participating positively in society. Obviously, जब ये हर किसी को guys So everybody should give a fair chance. Just suppose अगर सबको fair chance मिलेगा, सबको अच्छी education मिलेगी, उनको better job मिलेगी, हमारी जो economical situation है वो सही होगी, वो better हो जाएगी, right? So I guess equality is important in our society. Next we have equality in the workplace. Equality at work means that people should be treated fairly when they are hired, promoted, or given opportunity. A person's abilities and qualifications should matter more than things like their background or personal characteristics. Obviously, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो जॉब करते होंगे, उनको पता होगा वर्क प्लेस की क्या सिचुएशन है, वहाँ पे किस तरीके से कैसे किसको क्या ट्रीट किया जाता है, राइट। और यहीं ऑब्वियसली इक्वालिटी वर्क प्लेस में बहुत ज़रूरी है। अगर दो एम्प्लॉई हैं, वो बिल्कुल उन्होंने एक सेम स्टेज में, सेम पोजीशन में, जो नहीं टैलेंटेड है, उन दोनों को फेयर चांस मिलना चाहिए, चाहे वो हायरिंग हो रही है, प्रमोट हो रहे, कुछ भी हो, उनको सेम चांस मिलना चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन देखनी चाहिए, उनका बैकग्राउंड या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जज उनको नहीं करना चाहिए। एंड हमने वर्क प्लेस पे देखा डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है, हैरेसमेंट हो रही होती है। आजकल तो ये समझ बहुत नॉर्मल हो गया हमारी सोसाइटी में कि हम कहीं से भी सुनते कोई भी वर्क प्लेस पे हैरेसमेंट हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वी डोंट टेक दैट सीरियसली बिकॉज हमारे लिए बहुत नॉर्मल हो गई है। लेकिन जिनके साथ हुआ होता है वो अगर आवाज उठाएं तो उनकी भी कोई नहीं सुनता, उनको मतलब एक प्रॉपर एक स्ट्रगल में गुजरना पड़ता है अपने लिए राइट मांगने, अपना राइट मांगने।
And next we have gender equality. Gender equality means people should have equal rights, opportunities, and respect regardless of gender. It includes fair access to education, employment, leadership opportunities, challenging stereotypes, helps people pursue interests and careers freely. Families, schools, workplaces, and communities all have a role to play. We know कि gender equality क्या होती है हमारी सोसाइटी में है मेल फीमेल को लेके and yes some societies gender equality means that people should have equal rights and opportunities regardless of whether they are male or female. Everyone should have fair access to education, jobs and leadership opportunities. Gender equality हमारी society में exist करती है and I believe कि हर किसी को equal rights मिलने चाहिए regardless वो male है या female है क्योंकि हमारी society में ये कि अगर वो male है तो उसको इस career में जाना चाहिए उसको इस profession में जाना चाहिए अगर वो female है तो उसको ये करना चाहिए ये नहीं होना चाहिए it shouldn't exist हर मेल फीमेल हर चीज कर सकता है हर प्रोफेशन में जा सकता है it doesn't matter to कौन gender discrimination नहीं होना चाहिए sometimes society creates stereotypes such as saying certain careers are only for men and only for women challenging these stereotypes allow people to choose careers and activities based on their interests and abilities or we as youth we are Gen Z generation है हमारी और आई फील कि हमें इन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करना चाहिए इनको चैलेंज करना चाहिए ताकि ये वाली जो एक डिस्क्रिमिनेशन है ये खत्म और मेल हो फीमेल हो हर प्रोफेशन में जा सके एक एग्जांपल ये मैं आपको छोटी एग्जांपल दे दूंगी अ गर्ल शुड बी एबल टू चूज साइंस बिजनेस स्पोर्ट्स और लीडरशिप जस्ट लाइक अ बॉय कैन दैट्स इट थैंक यू being accepted in the society and also in their communities and they are respected regardless of where they're from. ये चीज अगर हमारी सोसाइटी में होगी तो आप एक फ्लरिश करती सोसाइटी देखेंगे ना कि ये किसी बंदे को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है on the basis of their religion, gender, or maybe their disabilities, or maybe on the basis of their ethnic background or cultural background. मोस्टली अगर हम पाकिस्तान में देखें एक छोटी सी एग्जाम्पल है इलेक्शन के टाइम पे जब भी किसी को वोट देने की बारी आती है तो मुस्लिम ही होता है मुस्लिम को वोट देते हैं पंजाब होते हैं पंजाब को वोट देते हैं बजाय किस कैंडिडेट को वोट देने के जो बाकी में उनके लिए उनके पाकिस्तान पे बेटर सोसाइटी बनाए एजुकेशन को सही करे यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे इम्प्रूव करे हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे एग्री नहीं किया सारे स्टेशन पे वोटिंग है पॉलिसीज भी बल्कि किसी भी बैकग्राउंड से दस बैकग्राउंड को बोल का बोली क्या है उसकी मदद क्या है उसका कल्चर क्या है इस बेसिस पे which is really wrong. Another thing that we can do in improving the current situation in our country and as well as out there in the world is that we should take human rights and the rule of law. Rule of law ये होता है कि आपको जो human rights पैपर दिए जाते हैं जैसे कि कुरान में है कि राइट टू एजुकेशन है या राइट स्नेहल हो गया जो ब्रिटिश होता है शादी के बाद या शादी से पहले ये उन्हें दिए जाए अकॉर्डिंग टू the law which is something that is mentioned in the Pakistani constitution but it is not been followed law and order के तहत आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट करवा सकते हो पाकिस्तान में इसको नहीं मिला लेकिन इस चीज को बदला जा सकता है मैंने कम्युनिटी इसलिए मैंने implemented by the government and it's something that is practiced throughout the country. Another thing that I can give you is that social justice in action. It basically means कि अगर आप अपने साथ दूसरा आपको काम नहीं कर रहे हैं जैसे आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं आप उन्हें आवाज़ उठाएं इसके साथ साथ आप दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाएं इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सर्टिफिकेट देते हैं किसी को रेशनली टारगेट कर रहा है उसके एथनिक बैकग्राउंड पे या maybe someone is targeting someone else on the basis of their gender or maybe on the basis of someone on their disability है तो इसका मतलब
nothing encourage other than किसी भी पहले जो है मतलब आर्टिस्ट एक और चीज़ जो है वो ये हो सकती है कि every country which is something that which is already a part of the United Nations इसको improve करने के लिए United Nations ने एक कमेटी बनाई थी which is Association of SDG that stands for Sustainable Development Goals ये जो कम्युनिटी है ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को थ्रू द एनवायरनमेंट ना कि कम्युनिटीज जो है ये बेसिकली सपोर्ट करती है ह्यूमन राइट्स को ना कि इस कंट्रीज के अंदर कंट्रीज की आपस में बने इस बेसिस पे भी सपोर्ट करती है इसके अंदर जो है आपके माइग्रेशन की राइट्स आ जाते हैं इसके अंदर आपके एजुकेशन राइट्स या आपके सपोर्टिंग एंड अपॉर्चुनिटी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी हर बंदे को इसके राइट्स आ जाते हैं और कोशिश करती है कि आपकी इकोनॉमी को कंट्री के अंदर और बाहर भी और दूसरा जो है पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे जो है आपकी आइडियाज सुने जाएं तो कंट्री एंड आउटसाइड So, conclusion is social equality and justice are not only about laws, they are also about everyday choices. A fair society gives people dignity, opportunity, voice, and protection. By promoting inclusion, challenging discrimination, and treating others fairly, individuals and communities can help create a more just future. सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस सिर्फ लॉज नहीं है, वो हर किसी की एवरीडे चॉइस है एंड एक फेयर सोसाइटी में डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी, वॉइस एंड प्रोटेक्शन होंगे, इक्वालिटी और जस्टिस होगा एंड फर्दर आने वाली जनरेशंस के लिए, फ्यूचर के लिए आई गेस दिस विल हेल्प. थैंक यू सो मच. जो फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड बोलिए. सर ये स्टार्ट में बिल्कुल ये चीज़ हाँ एक सेकंड. डिस्क्रिमिनेशन जहाँ आपने बताया था वहाँ पे कोई एक टाइप आपने लिखी हुई थी, ऊपर दिखाया था ऊपर. सर हम ये वाली बात करें या बाकी हाँ हाँ डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करें. हाँ डिस्क्रिमिनेशन वाली स्लाइड कहाँ से स्टार्ट हुई थी? नीचे हाँ इक्वालिटी हाँ और नीचे आए. पता नहीं वो वर्ड कहाँ चला गया, मैं वही देखा था. स्टीरियोटाइप. हाँ ये स्टीरियोटाइप, ये क्या चीज? स्टीरियोटाइप. डिस्क्रिमिनेशन तो समझ आ गया था. बहुत टाइम से लोग सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, which is उनकी जनरेशन बचपन से सबके दिमाग में सेम चीज़ फील करती होती है और सब सेम चीज़ फॉलो कर रहे होते हैं. सो कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ हैव अ डिफरेंट माइंडसेट और उनको होता है कि इन सब स्टीरियोटाइप इज लाइक जो सब लोग कर रहे हैं उससे अलग भी एक ऑप्शन हो सकता है, उससे एक सही ऑप्शन भी हो सकता है. राइट. ठीक. उस चीज़ को ब्रेक करना, उस एक पैटर्न को कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो कि अब आई गेस उनको ब्रेक कर देना चाहिए, जो पुराने ज़माने से चलते हुए आ रहे हैं, जो ज़माने में इनका कोई है नहीं. मतलब जिहाद में भी मर्द जो है वो शामिल होते हैं, औरतें भी होती थी, औरतें भी साथ होती थी, जिहाद करती थी, भले उनके काम अलग होते तो फिर पीछे जाके बैठ गए सलूनी जो. चलो ठीक है. हाँ अटेंडेंस ले रहा. आप लोग नेक्स्ट उसमें करते हैं क्लास में. कितने ग्रुप रह गए इनको मेंशन कर देना, ग्रुप पे जिसने दिए ना नाम के साथ. सेकंड आपकी अटेंडेंस.
ये जो लड़की एक चली गई जल्दी से, उसका नाम पता है? हारून बासित, अबीर आसिम खान, अलीना अली खान, अलिशबा अलिशबा सिद्दीकी, एली आफ्ताब, आमना, अनमता तारिक, अनमता, अनुषा इमरान, अंजलना फरीद, अरीबा अरीबा नसीर, अरीबा नसीर हैं, आयशा फयाज, आयशा शाहिद, आयशा शाहिद, भूमिका, दिशा देवनानी, दिशा, ईमान फातिमा, ईमान इकबाल, ईमान इकबाल, फलक फातिमा, फरिया इमरान, फरहीन वहीद, हानिया, हरीम, इस्माइल खान, कशफ कलीम, माहम मोहसिन, माहीन नास, मारूख अहमद, मारूख भुट्टो, मनाहिल शाहिद, मनाहिल शाहिद, मारिश दुआ, मरियम रहमान, मारिश दुआ कहाँ है? नहीं आई। महक 664-292, महक, महक रानी, महक तहसीन, मोहम्मद साइम एजाज, मुंतहा शाहिद, मुस्फिरा मुस्फिरा, नाइला जहूर, निगत आफ्ताब, नुमेरा नुमेरा, उवैस अली, पाकीज़ा मीरजादी, प्रगति, कुदसिया मुनीर नहीं है, रमना इरफान, रहमत इस्माइल, सलूनी, समरा तसव्वर, शिजा इनाम, सोहा खान, सोहा, हाँ बैठी भी तो थी है, सैयदा अरीजा फातिमा, अरीज फातिमा, सैयदा आयशा सिद्दीकी, तहरीम वक्कार कौन है? युस्मा अमान, जैनब फातिमा, जुबैदा जोबिया, अच्छा स्टूडेंट, एक असाइनमेंट है, वो मैं आपको ना ऑनलाइन ग्रुप पे दे दूंगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नेक्स्ट वीक आपका टाइम पीरियड होगा, उसको सबमिट करना है। हाँ हाँ, हैंड रिटन है। आपका नाम क्या है? अरे यार, सेव कर दी मैंने, आप बता रहे हो। हारून बासित, आपने बोली क्यों नहीं? मैंने बोला था अब आप एक काम करें,